नमस्ते, आदाब। मेरे साथ सैयद अली अदनान रिजवी साहब हैं। ईरान के मसले पे हम लोग बात करना है। सैयद अली साहब, सुबह से शाम तक सबको ये रहता है कि भाई क्या खास है, क्योंकि इंडिया में तो इस समय इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन से भी ज़्यादा लोगों का दिलचस्पी इस समय यूएसए ईरान की जंग को लेके है कि कब शांति होगी, कब क्या होगा। क्या लेटेस्ट है, क्योंकि अभी जो सुनने में आया कि अरगाची साहब इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। उधर ऐसा आया था कि पहले तो ये था कि जेडी वेंस साहब पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर शायद वो रुके हैं क्योंकि क्लैरिटी अभी नहीं हुई है। क्या है लेटेस्ट पोजीशन, जरा इस पे बताइए, फिर कुछ चीजें और हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आनंद जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और आपको और आपके सारे दर्शकों को आदाब अर्ज़ है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो जाए कि अभी फ़िलहाल की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है और क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो उसमें मैं जो है मैंने ये बात कही है कई जगहों पर, कहता रहता हूँ कि तानाशाह इंसान के हारने की अलामत ये होती है कि या तो वो अपनी शिकस्त और अपनी हार का नाम बदलता है और उसको जीत का नाम देता है, या फिर ये कि वो जो है पब्लिक का, अवाम का दिमाग जो है वो ज़हन भटकाता है। जैसे हमारे राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा मारूफ शेर है, मुझे याद रहता है वो, कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। है तो क्या? वो हाँ जी। एक ज़हन के डाइवर्ट के लिए कि भाई हमें जो है अगर जीत हासिल करनी है तो कुछ न कुछ ऐसा करना है। इस वक़्त समझ लीजिए आप कि पूरी जंग की सूरत-ए-हाल ये है। वो कैसे मैं कह रहा हूँ, जब अमेरिका के ऊपर एक एप्स्टीन गैंग जैसा एप्स्टीन फाइल की प्रक्रिया शुरू होने लगी कि भाई इसमें एप्स्टीन फाइल का एक मामला है, लोग उलझे हुए हैं, कितनी बड़ी जनायत अंजाम दी गई है, बच्चियों के साथ और जो भी औरतों के साथ कितने बड़े पैमाने पे खराबकारियाँ हुई थी, जिसके बारे में एक अंदेशा था कि इसमें जो है सरकारें गिर सकती हैं और एक नुकसान बड़ा हो सकता है। तो क्या हुआ कि ईरान के जो नेगोशिएशन टेबल पर था, बातचीत चल रही थी, नतीजा आने वाला था, तो इन्होंने जो है अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, और हमला भी वो आपने देखा कि 28 फरवरी से लेकर वो 40 दिन की जंगें, लोगों का मारा जाना, शहीद होना, और कितने बड़े पैमाने पे दुनिया में हाहाकार मची हुई है। उसके साथ-साथ जब आगे बढ़ी जंग, तो जब देखा कि अब हम जंग से नहीं हार पा रहे हैं, जीत पा रहे हैं, और ईरान जो है वो अच्छा रिटेलिएट कर रहा है, तो एक दूसरा बहाना लेकर सामने आए और वो ये कहा कि शिया सुन्नी, कि ईरान जो है वो अपने पड़ोसी ममालिक पे जो हमला कर रहा है, क्योंकि वो सुन्नी ममालिक हैं, इसलिए ईरान अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए इन ममालिक पे हमला कर रहा है। जब वो भी पानी हो गया, वो भी नहीं चल सका, तो अब उसके बाद आकर ये नारा दिया कि ईरान को दुनिया की परवाह नहीं है और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया है, महँगाई उसकी वजह से है। दुनिया में हालात ख़राब वो कर रहा है, वो डील नहीं चाहता है, वो नेगोशिएशन नहीं चाहता है। तो जब बात बदलती गई और अब जब उसमें भी हार गए, यानी नेगोशिएशन का वो सीज़फायर का 12 दिन, 14 दिन का दिन गुज़रना, नेगोशिएशन में जब बात नहीं बन रही है, अब एक अमेरिका ने चौथा या 5वां हरबा अपनाया है, और वो ये है कि दुनिया के सामने ये तस्वीर पहुँचाई जा रही है और हिंदुस्तानी मीडिया भी उस पर बहुत डिस्कशन कर रहा है, बेपनाह, वो ये कि ईरान में जो हार्डलाइनर यानी जो रेडिकल्स हैं और जो मॉडरेट हैं, उनके दरमियान नहीं बन रही है। उनके दरमियान आपस में इख्तिलाफ है, आईआरजीसी कुछ कहती है और ये जो फिलहाल बैठे हुए हुकूमत के हुक्मरान हैं, वो कुछ कहते हैं। तो अब इस वक़्त ईरान के अंदर का जो एक माहौल है, चाहे आपने अगर देखा हो, जो 3 टॉप के लीडर, 3 टॉप की जो एक टुकड़ी पाई जाती है, एक वहाँ पर जुडिशियली जो होती है, दूसरा प्रेसिडेंट और तीसरा जो है पार्लियामेंट स्पीकर। चाहे वो कालीबाफ साहब हों या वो प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान साहब हों या जो सीजेआई आगई मोहसिन ईजेई हों, इन तीनों ने मिलकर एक बयान साझा बयान जारी किया और उसमें कहा कि हम लोग न रेडिकल्स हैं और ना ही मॉडरेट हैं, बल्कि हम सब के सब ईरानी हैं, हमारा खुदा एक है, हमारा मकसद एक है, हमारा रास्ता एक है, हमारा रहबर एक है और हमारी कौम एक है। तो अब इस वक़्त इस बात को लोगों के दरमियान दुनिया में पहुँचाया जा रहा है कि अमेरिका के जो हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ को पनपा कर जो जीत वो अब तक हासिल नहीं कर पाया, ना वो मिलिट्री जीत हासिल कर पाया, ना वो नेगोशिएशन में जीत कर हासिल कर पाया, तो अब लाओ इख्तिलाफ़ के ज़रिए से हम जीत हासिल कर पाएँ। इसीलिए तो अब सवाल ये पैदा होता है, आप सवाल ये कर सकते हैं कि फिर इस वक़्त ईरान में फिर है क्या? कौन हुक्मरानी कर रहा है?
तो इसका जवाब जो है एक तो ये कि वहाँ पे सुप्रीम लीडर आपने देखा कि 8 दिन तक सैयद अली खामनेई साहब की शहादत के बाद, आयतुल्लाह की शहादत के बाद 8 दिन तक वहाँ पर कोई भी सुप्रीम लीडर नहीं होता है, कोई भी नेता नहीं होता है, फिर भी ये कौम हिलती नहीं है, लोग रोड पर खड़े रहते हैं। इसकी दलील क्या है और इसके बारे में मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जहाँ तक लेके जाना चाह रहा हूँ कि जब भी दुनिया में, आप चाहे हिंदुस्तान में देख लें या कहीं पर भी आप देख लें, जब भी दुनिया में आनंद जी हम अपनी मिसाइल्स का, अपनी ताकत की रूनुमाई करते हैं, दुनिया के सामने दिखाते हैं, उसका मार्ड पार्ट्स निकालते हैं, उसको जो है लोगों के सामने लाते हैं, तो हम उनके सामने दिखाते हैं कि जो रहनुमा होते हैं, जो हुक्मरान होते हैं। मसलन अगर हम अपनी मिसाइल्स दिखाएँगे, अपना हम सिस्टम डिफेंस वाला दिखाएँगे, तो हम उनके सामने दिखाएँगे जो मिलिट्री के रहनुमा हैं, जो हुक्मरान हैं, जो नेता वगैरह हैं। ईरान ने परसों क्या रात में किया? ईरान ने परसों रात में अपनी सारी मिसाइल्स की जो रूनुमाई की है, वो अवाम के दरमियान की है। लोगों के दरमियान लाकर मिसाइल्स को खड़ा करके ये बता दिया कि इस वक्त की जो ईरान में हुक्मरान है, वो कोई एक शख्स नहीं बल्कि पूरी अवाम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सुप्रीम लीडर जो नए हैं, उन्होंने कम से कम 2 से 3 बार अपनी अवाम का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि जंग खत्म होने के बाद जो पाकिस्तान में नेगोशिएशन करने के लिए हमारा डेलीगेशन जा रहा है, अवाम जंग खत्म होने को ना समझे, वो घर ना जाए बल्कि पब्लिक मैदान में खड़ी रहे, ताकि अवाम का असर जो है, अवाम का दबाव उस डेलीगेशन पर पड़ता रहे, उस नेगोशिएशन पर पड़ता रहे। तो इस वक्त पूरी कौम ईरानी एक साथ, तकरीबन इस वक्त जो है, आज की जो रात है वो 53वीं रात है। इस 53 रात में इस अवाम ने दुनिया का एक मोड सेट कर दिया, बता दिया कि ईरानी अवाम मैदान में खड़ी है और वो हुक्मरानी कर रही है इस वक्त ईरान की जंग की और ईरान की तमाम तर चीज़ों की। अब उसके बाद बस आखिरी जो आपने यहाँ पर लाके रोका था आगे अरागची साहब कि जो जा रहे हैं। अगर उनका जो है 2 ट्वीट आता है सामने। एक अभी लेटेस्ट जिसका आपने ज़िक्र किया, दूसरा अभी 8-10 घंटे पहले आया है। पहले मैं उसका ज़िक्र करूँगा, फिर इसके बारे में आऊँगा। उन्होंने 8-10 घंटे पहले एक और बयान जारी किया, उसमें ये कहा कि अगर, यानी अब आप देखिए कितना ज़मीन आसमान का मोड बदल गया है। पहले तो सबसे बड़ी कमज़ोरी अमेरिका की ये है कि अमेरिका कह रहा है कि मैं दूसरी बार भी सीज़फायर एक तरफ़ा अनलिमिटेड आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ आप नेगोशिएशन करने पाकिस्तान आ जाइए, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ईरान मना कर रहा है। बजाए इसके कि वो धमकी देता अमेरिका, अब ईरान धमकी दे रहा है। आगा इराक़ची ने ये बयान दिया है कि अगर 48 घंटे में हमारे 11 ट्रिलियन डॉलर की जो सीज़ हुए हैं, अगर वो नहीं छोड़े जाएँगे, तो हम इस सीज़फायर को एंड मानेंगे। इस बयान को मद्देनज़र रखते हुए अब जब आप इराक़ची साहब का ये वाला बयान देखते हैं कि वो 3 मुल्कों में जा रहे हैं, एक तो मस्कत, दूसरा जो है वो इस्लामाबाद और तीसरा मॉस्को, तो इसका मतलब ये है कि ये एक नेगोशिएशन की तरफ नहीं बात जा रही है, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है, दुनिया को भाँपने और समझने की कि इस वक़्त जो है हालात किस तरफ जा रहे हैं और अमेरिका कितना सीरियस है और हमने जो अपनी धमकी दी है उस पर हम कितने सीरियस हैं अमल करने के लिए और हमारी आवाम हम देखें कि कितना हम पर प्रेशर बना पाती है। तो ये एक तरह का एक स्ट्रैटेजी है। जी। जी, मैं थोड़ा 1-2 चीज़ें इसलिए कर लूँ क्योंकि जो तीनों जगह जहाँ ये जा रहे हैं, इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान जा रहे हैं, जी, जी। मॉस्को मतलब रूस जा रहे हैं और मस्कट मतलब ओमान जा रहे हैं। ये तीनों अहम है क्योंकि रूस से बहुत कुछ ईरान जो है बहुत हथियार एक्सपोर्ट भी करता है, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता है, ड्रोन बहुत तो उसने रूस को दिए हैं। पाकिस्तान से उसका बॉर्डर मिलता है ईरान का और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में जो फर्स्ट राउंड ऑफ पीस टॉक्स थे उसमें पाकिस्तान ने एक अहम भूमिका की थी, इसलिए वो जो भी उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो। और तीसरा ओमान, मैं इसलिए ओमान पे थोड़ा आपसे समझना चाहूँगा। वैसे तो छोटा देश है, 54 लाख आबादी के हिसाब से अगर देखें, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो 2 उसके ओनर हैं या जो 2 लोग उसके ऊपर हुक्म चलाते हैं, उसमें एक तरफ ईरान और एक तरफ ओमान है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस बात को अभी तक ओमान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। ये सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो भी नेगोशिएशन है वो ईरान कर रहा है, लेकिन बार बार ये कह रहा है कि भाई इसका एक हिस्सा ओमान के पास भी जाएगा, इसमें जब जो भी शुल्क लगेगा, टैक्स लगेगा। मेरे ख्याल में उस बात को कहीं और आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि ओमान का एक और है कि वो जो मिडल ईस्ट के यूएई, बहरीन, कतर, ये सारे जो देश हैं और सऊदी अरेबिया तक, ये
इस तरफ हैं और इस पे अमेरिका का थोड़ा दखलंदाजी है इन देशों में। तो वो भी शायद ओमान की विजिट एक इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कहीं ना कहीं वो अमेरिका के साथ जो देश खड़े थे वो अब आज अगर इनको रिसीव कर रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं, तो वो भी एक एक सिंबल तो कहीं ना कहीं है ही कि कुछ लोग अब ईरान के साथ धीरे धीरे ग्रुप में इधर आ रहे हैं। मैं इसको जरा बिल्कुल। समझना चाहूंगा, ओमान की अहमियत ईरान के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मूज के को जी, मद्देनजर जी। रखते हुए। आप हाँ, आपका सवाल बहुत उम्दा और ख़ासकर ये कि आपने आकर ओमान पर ही जो फ़ोकस किया ना, बिलख़्रे हमें इस्लामाबाद और रशिया का जो एक मालूमात है, वो उस हद तक काफ़ी है। लेकिन हमें ओमान के बारे में समझना ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं इस बारे में गुफ्तगू करूँ, आप ज़रा ये देखें कि खुद इस सीज़-फायर के जो 14 दिन का सीज़-फायर रहा है, इसमें ईरान को किस बड़े पैमाने पर फ़ायदा पहुँचा है। यानी अगर इस सीज़-फायर में एक फ़ायदा ईरान का ये है कि ईरान की मिलिट्री को, ईरान की ताकत को, ईरान को रीसेट होने के लिए, ईरान को रीस्टार्ट करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ईरान जहाँ पर था, वहीं पर है। इसी सीज़फायर में हमने देखा कि ये नाम नेहाद ब्लॉकेड जो है, वो किसी काम का नहीं रहा, बल्कि कई कश्तियाँ आई हैं, गई हैं। इसको ब्लॉकेड का नाम देकर बल्कि इसको पायरेसी नाम की यूँ यूँ कहा जाए कि एक तरह का यहाँ पर डाकू बैठ गए हैं कि जो रोक तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ, 1-2 कश्तियों पर आकर अपनी ढोस जमाते हैं। या इसी सीज़फायर में हमने देखा जो बहुत सारे फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये है कि हमें ये देखने को मिला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए पूरा यूरोपियन यूनियन जो है अलग से अमेरिका को छोड़कर बात करने की आमादगी ज़ाहिर करता है। यहाँ तक कि हंगरी कि जो प्रो इज़राइल मुल्क था 16 साल के बाद उसने भी जो है अपना पलड़ा झाड़कर इस तरफ आने की कोशिश की है। इसी सीज़फायर में जो एक फ़ायदा हुआ वो क्या हुआ कि सऊदी ने आकर जो है ईरान से बात करने की कोशिश की। इसी सीज़फायर में एक और ये फ़ायदा हुआ कि दुबई ने आकर अमेरिका से ये कहा कि अगर आप हमारे डॉलर्स को वापस नहीं लौटाते हैं, तो हम जो है अब युआन में ट्रेड अपनी शुरू कर देंगे। तो ये बहुत सारे सीज़फायर के ऐसे फ़ायदे हैं कि जो हमने देखे। लेकिन इससे बड़ा और जो ज़बरदस्त फ़ायदा है वो ये कि ओमान, आपने अगर गौर किया हो कि ओमान पर ईरान की तरफ से हमला नहीं हुआ। और दूसरी साथ-साथ ना सिर्फ़ ये कि हमला नहीं हुआ बल्कि ओमान ने बाकायदा बयान जारी किया कि हमारा एयर स्पेस और हमारी ज़मीन अमेरिका के लिए नहीं है, वो ईरान के खिलाफ हमारी ज़मीन को और हमारे हवा को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ये एक तरह का साझा बयान, एक तरह की पॉज़िटिविटी और दूसरी तरफ से जो है ओमान का ईरान का ओमान पर हमला ना करना और तीसरा ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इन दोनों का आपस में शेयर करना, ये एक ऐसा मिनिमम रास्ता है, एक ऐसा बेहतरीन रास्ता है कि जो बताता है कि इस वक़्त का जो सफ़र है इराक़ची साहब का ओमान जाने का, मस्कत जाने का, ये यकीनन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बेहतर तरीके से समझाने और समझने के लिए है। क्यों? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो कश्तियाँ गुज़र रही हैं, यकीनन उसमें ईरान का ही बढ़-चढ़ के बयान है। क्योंकि जो बड़ी कश्तियाँ हैं, वो जो 12 नॉटिकल माइल्स ईरान की तरफ वाला है, वो वहीं से गुज़रती हैं। लेकिन अगर हम ये गौर करें कि अगर ओमान ने ये बयान नहीं दिया कि हम क्या रवैया अख्तियार करेंगे, तो उसने ईरान के किसी भी रवैये को कंडम भी नहीं किया है। तो ये कंडम ना करना ही अपने आप में कहते नहीं कि खामोशी भी इकरार है। तो ये इकरार एक किस्म का इस मुकाम पे लाके खड़ा करता है ईरान की एस्टेब्लिशमेंट को कि वो मस्कत जाए और जाने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए बात करे। और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं, आप देखें कि जो गल्फ ऑफ ओमान है, वो हिस्सा भी ईरान के लिए अहम तरीन हिस्सा है कि बिलखरे इस वक़्त दुनिया में अभी जो एक रिपोर्ट आती है, दुनिया में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका के 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इस खाड़ी में मौजूद हों। इस जो है हिंद महासागर के पास और जो है इंडियन ओशन के पास मौजूद है। ये पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है। इस हिंद महासागर से इनको गल्फ ऑफ ओमान में आने के लिए ओमान की ज़रूरत है। तो बिलखरे ईरान ये चाहेगा कि वो जो साथ अब तक ओमान ने दिया है ईरान का, वो और बड़े पैमाने पे ईरान को उसका साथ मिले और वो जो कानून है, आपने अगर इस खबर भी देखी हो कि ईरान ने बाकायदा वो जो पार्लियामेंट में जो एक कानून पास करने की प्रक्रिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए, उसके बाकायदा कानून बन चुके हैं। अभी पास होने का मरहला चलेगा आगे। हमें ऐसा लगता है कि शायद उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कवानीन की बररसी के लिए, उसके रद्द-ओ-बदल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ-साथ गल्फ ऑफ ओमान के लिए इन 2-3 अहम मौज़ूआत पे बात करने की आज नौबत आन पड़ी है, ताकि अगर 48 घंटे के बाद ईरान की तरफ से ये सीज़फायर तोड़ा जाता है, चूँकि अमेरिका उल्लंघन कर रहा है, तो ओमान को और क्लियर तरीके से अपने साथ रखा जा सके। जी। मैं सैयद साहब, एक क्योंकि मैं अभी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये कहा गया है कि ये जो इस्माइल खतीब साहब का
की जो शहादत हुई है, वो उस आर्टिकल के अनुसार वो ईरान के जो टोटल स्ट्रक्चर था, उसका एक बहुत अहम, सबसे अहम और सबसे वो जैसे कभी-कभी हो सकता है वो नींव का पत्थर ना हो, लेकिन वो एक ऐसा पत्थर हो कि उसके हिलते ही बिल्डिंग को बहुत आँच आती है। सुप्रीम लीडर जो आपके खamenei साहब थे, जिनका पहला हुआ, वो सुप्रीम लीडर थे। लेकिन इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने मुसैद की एक-एक हरकत को, एक-एक उसको बहुत ठीक से देखा था। करीब-करीब मुसैद को वहाँ पे खत्म जैसा कर दिया था। ईरान में मुसैद इम्मोबाइल हो गया था। खतीब साहब का जाना शायद जो सबसे सारे जो उस लेख में ये कहा गया है कि सारे लोगों में स्ट्रैटेजिकली जो ईरान को सबसे ज्यादा अगर कहीं कहीं उस टोटल स्ट्रैटेजी में वो पहुंचा, शहादत तो सबने दी है, उसमें खतीब साहब का नाम है। मैं जरा खतीब साहब के हवाले से, क्योंकि वो ईरान की खुफिया विभाग को, ईरान की काउंटर इंटेलिजेंस को, ईरान के इसको देखते थे, मैं इस पे थोड़ा आपका एक समझना चाहूंगा कि खतीब साहब, हर एक आदमी इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं किसी की इंपॉर्टेंस कमतर नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं कहीं होता है ना कि एक ऐसा पुर्जा होता है कि जिसके हटने से चीजें थोड़ा दिक्कत होती है। खतीब साहब के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये खुद अपने आप में एक अहम मौज़ू है कि सिर्फ़ ख़तीब साहब नहीं, आप अगर देखेंगे कि जो है, मसलन मिसाल दें आपको हम कि जिस बात को आप कहना चाह रहे हैं कि सब अपने आप में अहमियत के हामिल हैं। मसलन मिसाल दें हम क़ासिम सुलेमानी साहब की, कि क़ासिम सुलेमानी जैसे और भी जनरल थे, लेकिन क़ासिम सुलेमानी साहब का जाना, कि जो मसलन सिर्फ़ अपने मुल्क के लिए नहीं, दाइश के बरख़िलाफ़ या और भी दूसरे महाज़ पर जो उन्होंने आकर ईरान को साबित किया, बल्कि ईरान के दुश्मन को ईरान के मुल्क से बाहर रखा, अंदर नहीं आने दिया, तो उनकी अपनी एक अहमियत थी। बिलख़्रे उनका जाना एक बड़ा झटका था ईरानी लॉबी के लिए, ईरानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। इसी तरह से जो हमारे ख़तीब साहब हैं, एक तो हमें ये समझने की और गौर करने की ज़रूरत है कि ख़तीब साहब जो है वो एक मुअम्मम आलिम दीन है। यानी वो खुद जो है वो एक मौलाना है कि जिन्हें इस्लामिक मालूमात और इस्लामिक जो आइडियाज़ है, इस्लामिक तालीमात का मुकम्मल इल्म है। तो उस एतबार से भी उनकी एक अहमियत है। दूसरा ये कि वो किसी मसलन आईआरजीसी में नहीं है, या वो जो है किसी एक ख़ास लॉबी में नहीं है, बल्कि ऐसे ओहदे पर फ़ाइज़ हैं इंटेलिजेंस के, कि जिसका काम हर जगह है। यानी अगर रहबर मुअज़्ज़म जो शहीद हुए हैं, उनके पास भी उनका काम है। आईआरजीसी है तो उनके पास भी उसका उनका काम है। हत्ता वो जो प्रेसिडेंट जो हुकूमत है, उसका भी उनके पास काम है। अवामी लेवल पे वो जो पुलिस की एक लॉबी है, उसके पास भी, जो सेना है उसके पास भी। तो ये इंसान जो एक इंटेलिजेंस का हेड होता है, उसका काम और उसका दायरे कार जो होता है, वो बहुत एक्सपेंड करता है, वो सबके साथ मिलकर काम करता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब वो कड़ी हिलती है, तो वो सारी चेन टूटती है कि भाई इनसे उनका राब्ता था, अब क्या बात मुंतकिल होनी है, क्या बात नहीं मुंतकिल होनी है, क्या बात हो चुकी थी। और इसी के साथ-साथ चूँकि वो तमाम तरह के जो बड़े-बड़े टॉप के ओहदेदारान थे, चाहे वो आगा अली लारीजानी साहब हों, चाहे वो जो है अयतुल्लाह ख़ामनेई साहब हों, इन सब का शहादत पा जाना भी, तो ये एक तवक्को थी कि अगर ख़तीब साहब रह जाते, ख़तीब साहब मौजूद रहते, तो इन लोगों की शहादत के बाद भी जो एक कम्युनिकेशन है लोगों के दरमियान, इन ग्रुप्स के दरमियान, वो और अच्छे तरीके से पनप पाता। क्यों? क्योंकि जिसने मोसाद को समझा हुआ है, जिसने जो है दुश्मन की हरकतों को समझा हुआ है, देखिए, अपनी ताकत का इल्म होना एक मरहला है, लेकिन दुश्मन की कमज़ोरी के बारे में मालूम होना एक दूसरा मरहला है। तो जब आपका वो इंसान के जो दुश्मन के बारे में जानकार है, वो चला जाता है, तो एक तरह की जो है कमज़ोरी और एक जगह तरह की थकावट, एक तरह की यूँ कहा जाए कि थोड़ा से घबराहट वाली बात आती है। ये हुआ, इससे इनकार नहीं है आनंद जी कि ये ख़तीब साहब का जाना ईरान की पूरी एक ताकत के लिए एक कमज़ोरी का सबब था। लेकिन वो जो हमें जुमला याद आता है रहबर शहीद अयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई का, कि जब हम पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहे होते हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है, ये तसव्वुर ना करे इंसान कि रास्ते में पत्थर नहीं मिलेंगे। पत्थर मिलेंगे, इंसान टकराएगा, इंसान जो है गिरेगा, इंसान फिर खड़ा होगा। अहम ये नहीं है कि रास्ते में पत्थर ना मिलें, बल्कि अहम ये है कि इंसान की हरकत जारी रहे, इंसान उस चोटी की तरफ बढ़ता रहे, रुके ना। तो आयतुल्लाह खतीब साहब के जाने के बाद भी
वो जो ताकत थी, वो जो मोसाद के तमाम तर इलाकों पे हमला करने की थी, या कम से कम जो अमरीकी बेसिस को तबाह करने की ताकत थी, वो खतीब साहब के जाने के बाद अंजाम दिए ईरान ने। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ईरान के पास इमाम खुमैनी का दिया हुआ एक ऐसा सिस्टम है कि अगर एक आदमी हटता है, तो दूसरा आदमी उसके मुकाबले में आकर एक ऐसा बैठता है कि इसको तमाम तर मालूमात होती है। तो जो खतीब साहब की जगह पर आए हैं, वो वैसे ही हैं जो खतीब साहब के दाएँ हाथ हैं, तो उनको तमाम तर मालूमात रहती थी और उनको बताया गया होगा, तो वो जो है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो काम नहीं रुकने वाला है। हाँ, इससे इनकार नहीं है कि वो जो बूढ़े इंसान का वो जो क्या कहते नहीं है, अगर अल्फाज बदल के मैं आपके सामने बयान करूं कि तजुर्बेकार इंसान का तजुर्बा जो 30 साल से एक लाइन पर है, उसका असर ज्यादा होता है। एक नया इंसान है, उसका तजुर्बा अब शुरू होगा, लेकिन काम नहीं रुकने वाला है, वो तरतीब से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए अगर ये काम रुक गया होता, तो कभी भी अमेरिका नेगोशिएशन के लिए राजी होता ही नहीं। अमेरिका की फितरत में ये है कि वो कभी कमजोर मुल्क से आके बात नहीं करता है। जब कमजोर मुल्क पड़ने वाला होता है, तो उस पे वो और तगड़ा हमला करता है ताकि वो कभी ना खड़ा होने पाए। तो ये एक तरतीब इमाम खुमैनी ने सेट की है कि हत्ता इंटेलिजेंस वाला हेड ही क्यों ना हो। हमारे सामने कितनी बार गुफ्तगू हमने किया कि इस जंग से पहले हम में से अक्सर जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के हेड आगे अली लारीजानी को जानते ही नहीं थे। लेकिन हमने इस दौरान जाना कि यार वो कितने ताकतवर और कितने अहम इंसान थे। वो गए, लेकिन उसके बाद दूसरे आए। सैयद अली खामनाई साहब गए, 8 दिन कोई नहीं था, तब भी हुकूमत बाकी रही, अब दूसरे खामनाई साहब आ गए। तो खुलासा बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर इंसान की या खुद खतीब साहब की अपनी एक टॉप अहमियत है। जाने से थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन वो असल जो हरकत है, वो असल जो मूवमेंट है, उसमें रुकावट कभी नहीं आती है, वो आगे बढ़ती रहती है। जी आनंद जी। आपकी आवाज बंद है। एक सैयद अली साहब एक जू राइटर हैं, मैंने शायद पहले भी आपसे कभी जिक्र किया है। वो हरारी, युval नोआ हरारी जी जी, रिसर्च जिनकी करके किताब आप लिखते हैं आजकल पढ़ रहते। रहे हैं, किताब उनकी आप जी पढ़ रहे हैं आजकल। जी, अब मैं खत्म की तरफ हूँ, मतलब 10-20 पेज हम्म, बाकी हैं उनको, और वो रिसर्च करके लिखते हैं। मतलब मैं उनको ये मानता हूँ कि ठीक है, हर हर राइटर का एक अपनी स्टाइल होती है, वो अपने हिसाब से लिखता है, लेकिन फिर भी काफी फैक्चुअल लिखते हैं। उनसे 2-3 चीजें ऐसी जो पता लगी, जो जनरल दुनिया में नहीं ही पता है। मैं ये मानता हूं कि मैं भी थोड़ी जानकारी रखता हूं। इस किताब में जब वो बताते हैं आगे के बारे में, ये नेक्सस है किताब, वो बताते हैं कि दुनिया में जो एआई की जो दौड़ है, उस दौड़ में सबसे आगे अमेरिका दौड़ रहा है, उस दौड़ में फिर चीन है, लेकिन उस दौड़ में जो 2 लोग और दौड़ रहे हैं, और बाकी लोग तो बहुत पीछे हैं, बाकी लोगों ने तो अभी स्टार्टिंग लाइन पे अभी वो ले रहे हैं, उसमें रूस और ईरान है। ये मुझे ईरान का नहीं मालूम था, और जब खतीब साहब का मैंने पढ़ना शुरू किया, तो जो साइबर अटैक और ये सब जो होता है, ये खतीब साहब का दिमाग था। ये खतीब जी साहब, जी जब जब साइबर अटैक की बात होती थी या कहीं होती थी, तो ये खतीब साहब इसको करते थे। तो मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि ईरान एआई वाले मामले में भी एक एक काफी लीड लेके आगे खड़ा है। वहां पे चीजें इतनी, सैंक्शन इतने लगे थे, इतनी चीजें बाहर नहीं आ रही थी कि एग्जैक्ट असेसमेंट तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि वो एआई में काफी आगे खड़ा हुआ। मैं थोड़ा इसके बारे में अगर कोई जानकारी हो तो बताइएगा, क्योंकि एआई प्योरली एक नई फील्ड है, रिसर्च वाली है। इसके बारे में अगर कुछ पता हो। इसमें आनंद जी बहुत दकीक मालूमात तो नहीं, लेकिन हाँ, ये तो दो राय नहीं है आनंद जी कि जब हमारा दुश्मन एआई के मैदान में इतने बड़े पैमाने पे आगे बढ़ गया हो और ताकतवर हो, और जहाँ पर जो है हमने जो है पेजर अटैक देखा कि इतने बड़े पैमाने पे होता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है, या उसके अलावा जो इस तरह के वायरलेस अटैक हमने देखे, तो इस बात का कहीं ना कहीं ईरान की लॉबी को, ईरान के नेटवर्क को इस बात का इल्म था कि हमारी जहां लड़ाई है, वहां एआई का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा रोल है। अगर हम इस मैदान में अपने आप को ताकतवर नहीं बनाएंगे, तो मिसाइल्स और ड्रोन्स के होते हुए भी हम शिकस्त पा सकते हैं। शिकस्त आइडियोलॉजिकल शिकस्त, शिकस्त जो है साइकोलॉजिकल शिकस्त। इसीलिए आप देखिए कि पिछले 50 दिन से ईरान का इंटरनेशनल इंटरनेट
बंद होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों में ज़र्रा बराबर भी इज़्तिराब नहीं है, घबराहट नहीं है। आपके सामने आपने रिपोर्ट भी कवर की होगी, जब जो है 370 हमारे कश्मीर से हटा, तो 1 से डेढ़ साल तक वहाँ पर इंटरनेट बिल्कुल बंद कर दिया था। ना कोई न्यूज़ आना, ना वहाँ पे खबर जाना, तो इतना हम वहाँ से अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहे थे। इस वक़्त ईरान के अंदर की अगर आप सूरत-ए-हाल देखें, तो इंटरनेशनल इंटरनेट कटने होने के बावजूद भी नेशनल जो इंटरनेट है उनका, वो इतने बड़े पैमाने पे काम कर रहा है एआई की वजह से, या जो तो और भी तमाम तरह उसकी लॉबीज़ हैं, कि उसमें ईरान के अवाम में किसी किस्म का इज़्तिराब नहीं है। वो अपने एतबार से जो भी दुनियावी काम-काज है, जो भी उनको जीने के लिए ज़रूरी है, वो सब के सब मसलन वो सवाल होता नहीं है कि आज के दौर में हम बगैर मोबाइल के अगर रहेंगे तो कैसे रहेंगे? बगैर जो है मसलन वो तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं कि हमें सफ़र करना है, गाड़ी मंगानी है, जाना है, फलाँ करना है, कैसे हो पाएगा? तो इस मैदान में उन्होंने पहले से इतने बड़े पैमाने पे तैयारी की थी कि अगर हमें गूगल और ये तमाम तर जो यूट्यूब वगैरह बंद भी करना पड़ जाए, तो हम अपनी आवाम को सँभाल के रख पाएँ। अभी जाके 3 दिन, 4 दिन पहले ईरान में गूगल खुला है, 40-45 दिन तक बंद था। तो ये जो आपने खतीब साहब का नाम लिया इसमें, मैं थोड़ा-सा इसमें और इज़ाफ़ा करना चाहूँगा बड़े पैमाने पे, कि खतीब साहब को भी इस तरफ जो इशारा मिला, वो रहबर शहीद से मिला। चूँकि मैंने रहबर शहीद को बहुत फ़ॉलो किया है, उनकी जुमलात को, उनकी स्पीचेज़ को बहुत सुना है, उस पर हमने डिस्कशंस भी किए हैं बहुत सारे। वो पिछले 10 साल से, बल्कि और ज़्यादा पहले से, उन्होंने बाकायदा जो फ़ारसी में लफ्ज़ है एआई का, होश मस्नूई, यानी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के लिए उन्होंने इतने बयानात दिए हैं, और अपनी ईरानी हुकूमत और अपनी ईरानी जवान और ईरानी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले जवानों के बारे में इतनी बार उन्होंने ताकीद की है कि दुनिया जो आगे आने वाली है, वो एआई की है। मैं हूबहू उनका जुमला कोट कर रहा हूँ आनंद जी। उनका ये जुमला है कि आइंदा आने वाली दुनिया एआई की दुनिया है। आप एआई की दुनिया में इतना काम कीजिए कि जब एआई का नाम आए तो हमारा ईरान टॉप के 10 मुल्कों में हो। टॉप के 10 मुल्कों में एआई के बातों में जब बात हो तो हमारा नाम आना चाहिए। तो आज जो आप ये देख रहे हैं, जिस किताब का आपने हवाला दिया, हरीरी साहब जो कह रहे हैं कि मसलन जो है चौथे नंबर पर ईरान है, तो वो जो 10 साल की पिछली ख़ास तवज्जो रहबर मुअज़्ज़म, रहबर शहीद की तरफ से अपनी आवाम को थी, उस पर इन्होंने काम करके दिखाया है। उस पर एक तो खतीब साहब, दूसरा जो वहाँ के जवानों ने, आपने देखा कि वहाँ के जवानों ने कमतरीन हालत में सैटेलाइट कैसे भेज दी, कितने कम टाइम पे जो उन्होंने बड़े से बड़े इनके ड्रोन्स को जो है हैक किया और गिरा दिया। मैं इसी में एक बात और ऐड करता चलूँ कि हम कभी-कभी जो है ना वो ईरान को इतना कमज़ोर समझ लेते हैं कि हमारे ज़हन में कहीं न कहीं, हमने बहुत बार इस जुमले को सुना है बड़े-बड़े अच्छे खासे लोगों से, कि अगर मिसाल के तौर पर रशिया और चाइना की मदद ना होती तो ईरान ये ना कर पाता। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ कि भाई खुद ईरान के पास अपनी एआई की ज़ाती ऐसी ताकत है कि अगर ये रशिया और चाइना की मदद ना भी हो, तब भी वो जो है जो मसलन हेरमिस को 330 F-35 को जो लॉक करता है, गिराता है, उसमें खुद की उसकी ताकत है। उसकी वजह क्या है? साफ-सीधी बात कि खुद खामनेई साहब ने इसको भांप लिया था कि आइंदा के 10 साल बाद वाली ईरान को एआई की कितनी ज़रूरत है। उसको टॉप पर लाने के लिए उन्होंने ऐसे ही अफ़राद को मुअय्यन किया कि जो एआई पर आके काम करें, और उन्होंने उस पर काम किया। वो काम ना करते अगर, तो आप यकीन मानिए हो सकता है कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान जीत रहा होता, लेकिन निचले तबके पे आकर इख्तिलाफ़ात के दौर में एआई ऐसा काम करता कि ईरान शायद जो है अपने आप को समेट ना पाता। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सैयद अली साहब, ये समझने के लिए और समझाने के लिए, क्योंकि जब से मैंने ये सब मतलब रिसर्च की बात तो सुन के ताज्जुब होता है कि एक ऐसा देश जिसके ऊपर इतने लंबे समय तक सैंक्शन लगा हो, दुनिया से काटने की पूरी कोशिश की गई हो, लेकिन अपने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने में विश्वास के खातिर वो रिसर्च को और पढ़ाई को उसने इतना तवज्जो दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया।